नमस्कार, आप देख रहे हो रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले और बढ़ा भाजपा का कुनबा। पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी और महावीर रांगड़ ने थामा पार्टी का दामन। एक हफ्ते में शामिल हो चुके हैं 1 दर्जन से अधिक नेता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगी नुक्कड़ सभा। जनता से होगा सीधा संवाद, सरकार के कार्यों का होगा बखान। 26 मार्च से नामांकन करेंगे कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। पार्टी ने बनाया नया प्लान। नामांकन के दौरान होगी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर दिलचस्प होगा मुकाबला। टिहरी सीट से बॉबी पवार तो पौड़ी से मैदान में उतरे आशुतोष नेगी। 2 नए चेहरों ने बदला सियासी समीकरण। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य की सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप की कोशिश में लगी उत्तराखंड भाजपा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई और स्टार प्रचारकों को राज्य में बुलाना चाहती है। इसके लिए हाईकमान को स्टार प्रचारकों की डिमांड भेजी गई है। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी द्वारा सभी उम्मीदवारों की नामांकन की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही अब प्रचार प्रसार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, नामांकन के दौरान भी प्रत्याशियों के साथ दिग्गज नजर आएंगे। पौड़ी लोकसभा सीट से मैदान में उतरे अनिल बलूनी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पहुंचने की संभावना है। तो वहीं स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर भी भाजपा ने हाईकमान को अनुरोध पत्र भेजा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों की रैलियों को लेकर उत्तराखंड भाजपा संगठन द्वारा डिमांड की गई है। देखिए, हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या को प्राप्त करें। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं तो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है, इसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास लगाव रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर उत्तराखंड की जनता हमेशा भरोसा करती आई है और यही वजह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का, उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में डालने का काम किया। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता ने पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनाई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर पूरे उत्तराखंड की नजर है। भाजपा संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियों की डिमांड की गई है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं पार्टी उम्मीद कर रही है कि हर लोकसभा सीट पर एक रैलियां जरूर हो, ताकि भाजपा के पक्ष में माहौल और भी मजबूत हो सके। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यूं तो 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ जो भी केंद्रीय नेताओं की रैलियां उत्तराखंड में होगी, उससे जीत का मार्जिन और भी अधिक बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2009 से लगातार मोदी फैक्टर कितना काम कर रहा है। कोई कितना भी कोई नकार नहीं सकता है। सारी चीज़ें मोदी जी के आभा मंडल, उनका प्रभाव, उनकी गवर्नेंस, उनकी नीतियाँ, उनका जो आउटपुट है उनके 10 साल के कार्यकाल का, फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल जो है, संवाद जैसे वो स्थापित करते हैं, मेस्मराइज कर देते हैं, कभी बिल्कुल सम्मोहित कर देते हैं। उत्तराखंड में वैसे भी अगर ना भी दौरे लगें तो भी जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन को जो बढ़ोतरी होगी वो इन लोगों के आने से निश्चित रूप में होगी। वायुमंडल बनेगा और कार्यकर्ताओं में जोश का उत्साह और संचार
उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाईकमान को स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर कुछ नाम भेजे गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर जो है वो समय मांगा गया है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार जो केंद्रीय मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी कितनी रैलियां उत्तराखंड में होती हैं, हाईकमान कितनी रैलियों को जो यहाँ पर मंजूरी देता है। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो उत्तराखंड की जनता पर काफ़ी जो है देखने को मिलता है और बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर जो है उत्तराखंड की जो जनता है वो उनकी रैलियों में पहुंचती है। और सीधे तौर से जो देखा जाए तो यही देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियों की मांग की गई है, कम से कम 3 से 4 रैलियां मांगी गई हैं। भाजपा हाईकमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में कितनी रैलियों को मंजूरी देता है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उधर हरिद्वार सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की के आवास विकास कॉलोनी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रुड़की क्षेत्र में चुनावी कार्यालय खुलने से लोगों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय आकर लोग उनसे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है ताकि तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, जब भी मैं यहाँ पर रुकूँगा तो स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विविध संगठनों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल मंत्र इस बार हरिद्वार लोकसभा के लिए ये है कि अब की बार 5 लाख पार। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। हरिद्वार सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। मैदान में अब निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी उतर चुके हैं। जी हां, उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। वर्तमान में खानपुर से विधायक है उमेश कुमार। आपको बता दें कि 2022 के लोकसभा चुनाव में उमेश कुमार निर्दलीय मैदान में उतरे थे और निर्दलीय उन्होंने जीत भी हासिल की है और अब लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन से ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो चुका है। उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को भाजपा दिग्गजों की मौजूदगी में पार्टी के बागी नेताओं ने घर वापसी की है। घर वापसी करने वाले पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी, विधायक महावीर सिंह रांगड़ के अलावा जितेंद्र नेगी, टीका मैखुरी और दिनेश रावत शामिल है। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि अपनी भूल का एहसास करने वाले बागी नेता पार्टी में फिर शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं के अनुरोध पर पार्टी ने उनका स्वागत किया है। उन सब ने निवेदन किया प्रदेश अध्यक्ष जी को कि हम चूंकि बचपन से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और जो भूल हुई है उसको क्षमा करके हमको फिर से मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि आगामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में रखा जाएगा। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत 1,07,785 लाभार्थियों से संपर्क किया गया और अब 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में 7,000 जगहों पर नुक्कड़ सभा आयोजित होंगी, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के नेता शामिल होंगे। 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर हर घर कमल कैंपेन चलाया जाएगा। स्थापना दिवस हम हर वर्ष अपने बूथ पर मनाते हैं। स्थापना दिवस के लिए हमने इस बार कार्यक्रम का जो स्वरूप तय किया है, एक तो प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिन अपने घर पर कमल का झंडा लगाएगा। हर घर कमल, इस नारे के साथ स्थापना दिवस रहने वाला है। और 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमने व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम तय किए। अम्बेडकर जयंती 14 तारीख अम्बेडकर जयंती तक
हमने व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में कांग्रेस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। गहन मंथन के बाद भी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में 2 सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार। हरिद्वार नैनीताल लोकसभा सीट पर कहां फंसा पेच? आखिर कब होगा उम्मीदवारों का ऐलान? लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं अब तक कांग्रेस 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई। कांग्रेस हाईकमान उम्मीदवारों को लेकर कई दौर की बैठकें कर चुके हैं, लेकिन कई बैठकों के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो हरिद्वार सीट के कारण ही ये पेच फंसा हुआ है। दरअसल पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरिद्वार से अपना उम्मीदवार चुनना चाहती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए इस सीट से पैरवी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट से चुनाव लड़े, जिसके कारण हाईकमान हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अपना उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने पूरे मामले को लेकर कहा कि अपने अहम को लेकर पार्टी के लिए चलना नुकसानदायक होता है। पार्टी बड़ी होती है और हम पार्टी के सिपाही है। तो कह रहा हरिद्वार हम लोग जीतने की स्थिति में थे और क्यों इस पर क्या हो रहा। अगर बड़े लोग अहम का मुद्दा बनाएंगे तो पार्टी के दुखद होगा। हम लोग बड़े नहीं है, पार्टी बड़ी, पार्टी की विचारधारा बड़ी, हमारा नेतृत्व है। उसमें अगर पार्टी को हमारे नुकसान कर रहे तो हाईकमान को गंभीरता से लेना चाहिए। इसमें पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, हम सिपाही हैं उसके। इसलिए कोई अगर ब्लैकमेल करे या निहित स्वार्थों के बलिदानी करे तो इसमें नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जल्द ही हाईकमान द्वारा दोनों सीटों पर नामों की घोषणा की जाएगी। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहाँ बता चुके कि मैं क्या चाहता हूँ, यशपाल जी क्या चाहते हैं, या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीज़ें हो जाएंगी। उधर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने हरिद्वार सीट को लेकर कहा कि हरिद्वार में कोई पेच नहीं अटका है, दोनों सीटों को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है। कोई पेच नहीं अटक रहा है, हाईकमान बिल्कुल क्लियर है और आज शाम को हरिद्वार की सीट के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। आप देखिएगा, आपके सामने सशक्त और मजबूत उम्मीदवार सामने आएगा और अच्छा उम्मीदवार सामने आएगा और जो टक्कर देगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। कांग्रेस भले ही अपनी दोनों सीटों को लेकर ये कह रही हो कि दोनों सीटों पर कहीं भी पेच नहीं फंसा, लेकिन उम्मीदवार घोषित करने में जो देरी हो रही है उससे ये साफ होता है कि पार्टी के भीतर दोनों सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगने में भी देरी हो रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस को ये देरी कहीं भारी तो नहीं पड़ेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अजय टम्टा 22 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अजय टम्टा के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे कल माननीय अजय टम्टा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन है। नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और इस लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय विधायकगण, मंत्री और हमारे जो क्लस्टर के प्रमुख हैं श्री सौरभ बहुगुणा जी, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने प्रत्येक बूथ से एक एक गाड़ी कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान किया है कि आप लोग अपने संसाधनों से आए और बहुत अच्छा भीड़ रहेगी। रामजय इंटर कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सभा होगी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल 26 मार्च को नामांकन करेंगे। वहीं 27 मार्च को अल्मोड़ा सीट से प्रत्याशी प्रदीप टम्टा अपना पर्चा भरेंगे। इसके अलावा करण माहरा ने कहा है कि उम्मीद है कि 26 मार्च को ही टिहरी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उनके भी नामांकन की तिथि है। ब्राह्मण जो हमारे होते हैं उनसे हमारे यहाँ पहले
तिथि निकाली जाती है। तो अल्मोड़ा में 27 तारीख को हो रहा है और गोदियाल जी 26 तारीख को कर रहे हैं नॉमिनेशन, और संभवतः टिहरी वाले भी 26 को ही कर रहे हैं। बाकी 2 नाम जैसे प्रस्तावित हुए वो भी आपको बता दें। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। टिहरी और पौड़ी सीट पर 2 नए चेहरों ने मैदान में उतरकर सियासी समीकरण बदल दिया है। पौड़ी लोकसभा सीट से यूकेडी की तरफ से आशुतोष नेगी और टिहरी से बॉबी पवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, जिनकी वजह से अब इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के बीच मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में कई रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो चुका है। दरअसल पौड़ी से यूकेडी ने आशुतोष नेगी और टिहरी से बॉबी पवार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, जिनकी वजह से अब इन 2 सीटों पर सियासी समीकरण दिलचस्प होते दिखाई दे रहे हैं। अंकिता भंडारी आंदोलन से चर्चा में आए पत्रकार आशुतोष नेगी ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। ये वही शख्स है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से लेकर अब तक अंकिता के परिवार के साथ अंकिता के लिए इंसाफ की आवाज उठाते रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आशुतोष नेगी की सक्रियता सरकार को भी समय समय पर चुभती रही है। अब लोकसभा चुनाव में यूकेडी ने आशुतोष नेगी को पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से मैदान में उतारा है। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अनिल बलूनी और कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन दोनों ही प्रत्याशियों के लिए आशुतोष नेगी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अंकिता बेटी की लड़ाई तो मैं 1.5 साल से लड़ ही रहा हूँ, क्योंकि अधिवक्ता भी हूँ। तो मैं लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का व्यवहार रहा है अंकिता केस को लेकर, उससे मैं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हूँ। और यहाँ तक कि अब मुझे फर्जी मुकदमों में फंसा के जेल में भी ये सरकारें डाल रही हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है और जब तक इस लड़ाई को विधानसभाओं तक और संसद तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक संसद में ये मुद्दा नहीं गूंजेगा, तब तक हमें नहीं लगता कि अंकिता बेटी को न्याय मिल पाएगा और उन जैसी तमाम बेटियां, उनको न्याय मिल पाएगा। एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है वो यूकेडी है, और इसी वजह से मुझे लगा कि अगर उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करना है तो यूकेडी को मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी एक दमदार कैंडिडेट माने जा रहे हैं। अनिल बलूनी की साफ सुथरी छवि बलूनी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर पौड़ी सीट पर लोगों के मन में अंकिता हत्याकांड की नाराजगी और अब तक वीआईपी के नाम का पता न चलने का ख्याल आया तो अनिल बलूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। वहीं टिहरी सीट से बॉबी पवार ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकी है। बॉबी पवार को यूकेडी ने अपना समर्थन देकर लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है। बॉबी पवार वही शख्स है जिन्होंने राज्य में भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और युवाओं की फौज तैयार कर सड़कों पर उतरे थे, जिनकी वजह से सरकार नकल विरोधी कानून लागू करने को मजबूर हुई थी। यही वजह है कि बॉबी पवार युवा वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे राजनीतिक दलों के लिए बॉबी पवार एक चुनौती की तरह साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे ऊपर युवाओं का दबाव था और कई सामाजिक संगठन या जो प्रदेश के शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि उत्तराखंड जो प्रदेश है वो राजनीतिक जो कमजोरी है उससे वो जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वास्तव में इन सब का जो आदेश का पालन करते हुए हमने भी इस टिहरी संसदीय क्षेत्र से इस लोकसभा चुनाव में एक सांसद प्रत्याशी के रूप में आज आवेदन पत्र लिया है। और आज आवेदन पत्र लेने के बाद जो वहाँ से गाइडलाइन मिली है, उन सभी गाइडलाइन के तहत चलकर इस पूरे चुनाव में हमारी पूरी कार्रवाई रहेगी। टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट से दोनों नए चेहरों ने मैदान में उतरकर मुकाबला चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लंबे समय से जनता के बीच जनता की आवाज बनकर उभरे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इन दोनों लोकसभा सीटों पर ऊंट किस करवट बैठता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर रही है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए निवर्तमान पार्षदों को भी जिम्मा दिया है। राजधानी देहरादून के वार्ड 91 चंद्रबनी से निवर्तमान पार्षद सुखबीर बुटोला ने बताया कि बूथ स्तर चुनावी बैठकों के साथ होगी। पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर उन्हें सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाएंगे। जो भी पार्टी के द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं बूथ स्तर पर, बूथ क्योंकि बूथ ही ऐसा है कि जिस बूथ जीता चुनाव जीता, पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और हमारे बूथ कमेटियां पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारा चुनावी अभियान भी तैयार है। हमारी बूथों की बैठकें चल रही हैं, शक्ति केंद्रों की बैठकें चल रही हैं, जिसमें हमारे बूथ की कमेटियां और पन्ना प्रमुखों की बैठकें हमारी निरंतर चल रही हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के इंडिया चीफ हारिस फारूकी का देहरादून कनेक्शन निकला है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हारिस का परिवार राजधानी देहरादून के डालनवाला में रहता है। हारिस के पिता एक यूनानी हकीम है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि हारिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया और फिर वापस देहरादून नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि इन 10 सालों में उनसे परिवार से भी उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है। एसएसपी ने यह भी बताया कि एसटीएफ काफी वक्त से हारिस के परिवार से पूछताछ कर रही थी। असम के धबुरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से जब से वालीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी और ये सूचना प्राप्त होने के बाद इसकी कल गिरफ्तारी बॉर्डर क्षेत्र से हुई है। एसटीएफ ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले फरार इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी सेना में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवकों को झांसे में लेता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ में अलग अलग थानों में 4 जबकि उधम सिंह नगर में 2 मुकदमे दर्ज है। देखिए, एसटीएफ की टीम के द्वारा एक 10,000 इनामी को गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध 6 मुकदमे जनपद पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में दर्ज थे और इन मुकदमों में जो संज्ञान में आया था कि इसके द्वारा नवयुवकों को अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की जाती थी। इस संबंध में एक गैंगस्टर एक्ट में भी अभियोग कोतवाली पिथौरागढ़ में पंजीकृत किया गया था, तो उसमें ये वांटेड चल रहा था और इस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, तो उसको हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा देहरादून से गिरफ्तार। वहीं लोहाघाट में होली पर्व के लिए आजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हर्बल रंग तैयार किए हैं। इसके अलावा उन्होंने बिच्छू घास और मंडुए के पापड़ भी तैयार किए हैं, जिन्हें वे अब बाजार में बेच रही है। आजीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने बताया कि सभी सामान समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हैं, जो पूरी तरह से केमिकल फ्री है। मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये हमने घर में बनाए हैं, केमिकल फ्री हैं। इनसे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये घर के खाद्य पदार्थों द्वारा बनाए गए हैं। बनाया है स्पेशल हमने ये कलर बनाए हैं, बिच्छू घास के पापड़ बनाए हैं, मरवे के पापड़ बनाए हैं, जिससे हम महिलाओं की आजीविका भी चल सके और किसी को नुकसान भी। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में चीर बंधन के बाद विधिवत ढंग से होली के पर्व का शुभारंभ हो चुका है। धाम के पुजारी गिरीश भट्ट ने होली के चीर बंधन का विशेष महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि मां की ये डोली होलिका दहन तक पूरे गांव में घूमती है। भक्त मां की डोली का गाजे बाजे के साथ स्वागत करने के अलावा पूजा भी करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ का डोला बनाया गया चीर जिसको हम बोलते हैं, इसका विशेष महत्व है और इसको ढोल नगाड़े के साथ हर प्रत्येक घर में जाके माँ का डोला का पूजन होता है और ये दहन तक पूरा, यानी कि दहन मुझे लग रहा है 25 तारीख को है, उस दिन तक लगातार प्रत्येक गांव में जाके ढोल नगाड़े के साथ ये चीर माँ का डोला का जो है पूजन किया जाएगा। जी, मैं अंकिश गुप्ता हूँ, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आ तो बहुत सालों से रहा हूँ, पर मुझे होली की जो अपनी यहाँ पे चीर बनता है इसके बारे में मुझे कुछ सालों पहले पता चला। तो मैंने जब यहाँ की होली जानी कि यहाँ पे जो चीर बनता है शिवरात्रि की 11वें दिन, वो चीर हम सब लेके उसको जाते हैं और वो चीर माता के रूप में माना जाता है। हम उसको जो बनता है
हम उसको हर गांव में लेके जाते हैं। डे बाय डे वहाँ पे होता है कि हर गांव में, हर घर में लोग उसको पूछते हैं, जो गांव के जितने भी होते हैं जागेश्वर के। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले और बढ़ा भाजपा का कुनबा। पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी और महावीर रांगड़ ने थामा पार्टी का दामन। एक हफ्ते में शामिल हो चुके हैं 1 दर्जन से अधिक नेता। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगी नुक्कड़ सभा। जनता से होगा सीधा संवाद, सरकार के कार्यों का होगा बखान। 26 मार्च से नामांकन करेंगे कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार। पार्टी ने बनाया नया प्लान। नामांकन के दौरान होगी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर दिलचस्प होगा मुकाबला। टिहरी सीट से बॉबी पवार तो पौड़ी से मैदान में उतरे आशुतोष नेगी। 2 नए चेहरों ने बदला सियासी समीकरण।